ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने लेक्चर नंबर 7 में आज बेटे मैं एंटर कर चुका हूं। चैप्टर नंबर 20 हम कर रहे हैं। और आप देखिए, मैं लास्ट चैप्टर में भी आई एम ऑन विद द सेम एनर्जी लेवल, सेम लॉजिक, सेम कंसेप्ट। ऐसा नहीं कि लास्ट चैप्टर तो मैं फटाफट खत्म कर दूं, बेटे नहीं, मैंने सीखा ही नहीं ऐसा यार। आइए जी, भूपेश आनंद आज आपके साथ फिर एक बार आपके लिए ग्रेट मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 20, business valuation and market efficiency. In the last lecture number 6 we have seen that what I mean by efficiency. मैंने आपको पिछले लेक्चर में कुछ efficiency की बातें बताई थी, आज कुछ और बताऊंगा। और आज हम कुछ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, वैसे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस मैंने सब कर लिए, फिर भी कुछ अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आज हम डिस्कस करेंगे। आप रजिस्टर ओपन करें, कैप्लन आज ओपन करना बड़ा कंपलसरी है बेटे, बड़ी सारी बातें आई हैव टू शो यू फ्रॉम कैप्लन। तो कैप्लन ओपन करें, ग्रेट मॉर्निंग लिखें। मेरी कहानी में आज बस 4-5 सवाल हैं जो मैंने आपसे पूछने हैं। लेक्चर 6 में I have delivered what I mean by efficiency, what I mean by market efficiency, what are the forms of efficiency, what is weak form, what is semi-strong form, what is strong form। ये सारी बातें आपको डिस्टिंग्विश करके मैंने बताई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा आज आपको कैप्लन के थ्रू और जो कैप्लन में और मटेरियल दिए आपको थोड़ा सा बताऊं तो आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप रजिस्टर ओपन करें, कैप्लन ओपन करें बेटे। आज रजिस्टर में ये 5-6 बातें लिख ले। मैं आज 5-6 क्वेश्चंस आपके सामने क्लैरिफाई करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मार्केट एफिशिएंसी। नो डाउट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लेक्चर नंबर 6, बट स्टिल मैं ये कहना चाहता हूं कि मार्केट एफिशिएंसी में विच इज देयर इन बिजनेस वैल्यूएशन एंड मार्केट एफिशिएंसी इन चैप्टर 20, these are the 5-6 questions which you must be aware of, then only you can answer the questions. So first question which you are already aware of, I know it, that is what is efficiency। वैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। So when I say market efficiency, it means that market which utilizes all the information which is available, whether it is public information, whether it is non-public information, all that information which is available, if we are using all that information, that is efficiency of the market। You are getting my point। ऐसा भी हो सकता है कि आप efficient हैं और inefficient भी हैं बेटे। लाइफ में हम देखते हैं, एक कारपेंटर को हम काम देते हैं, ही इज ए वेरी एफिशिएंट एंड ही मे बी इनएफिशिएंट, ही मे बी वीक, ही मे बी सेमी स्ट्रांग, ही मे बी स्ट्रांग। तो हम जनरली मार्केट को डिफाइन करने के लिए एफिशिएंसी की बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज आर देयर। एक बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, एक बच्चा बहुत ज्यादा वीक है और एक बच्चा बीच का है। बीच का, वीक भी नहीं है, स्ट्रांग भी नहीं है, बीच का है। तो हम आज चेक करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट एफिशिएंसीज, टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज आर देयर। और ये जो आज का लेक्चर है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज व्हाट इज बिहेवियर फाइनेंस। मतलब हम सब ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर कैसे बदल जाता है एक दूसरे को देखकर। मतलब भेड़ चाल होती है कई बार, तो ऐसा देखते हैं जैसे सब कर रहे हैं हम भी वैसे ही करना स्टार्ट कर देते हैं। Stock market is a very beautiful example to understand what I mean by behavior finance. Because in stock market अगर हम देखेंगे तो if all the people are buying, तो जो नहीं भी बाय कर रहा वो भी बाय करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आई फ्लू होता है बेटे, एक को होता है आई फ्लू तो सबको होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कोविड अभी सबको हुआ, एक को हुआ तो सबको कोविड होना स्टार्ट हो गया। दैट इज बिहेवियर फाइनेंस। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। Along with that, you should know what is the meaning of fundamental analysis, what is the meaning of technical analysis, because I will be using these concepts in the discussion, and what I mean by insider trading, what is market paradox, and what is market paradox, what is random walk theory। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। आप बेटे लिख लोगे तो समझदार रहोगे, नहीं तो आगे आपकी मर्जी है। बिजनेस वैल्यूएशन एंड मार्केट एफिशिएंसी के हम चैप्टर नंबर 20 के लेक्चर नंबर 7 में हैं। व्हाट इज मार्केट एफिशिएंसी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज आर देयर, what is behavior finance, what is the meaning of fundamental analysis, technical analysis, market paradox, random walk theory, insider dealing। आज मुझे रोकना मत यारो, मुझे बहने देना, मुझे बोलने देना, मत रोकना मुझको यारो, because I have to speak, I have to tell you so many different concepts in the today's lecture कि भाई मैं रुक नहीं पा रहा। बस यार मैं तो सीधा ही कैप्लन ओपन कर दी।
लेक्चर 6 में मैंने नो डाउट बहुत कुछ बताया है, बट मेरा फिर भी दिल कर रहा है कि मैं आज आपको कैप्लन से थोड़ा सा और बताऊं मार्केट एफिशिएंसी। आप प्लीज कैप्लन का हार्ड कॉपी अपने सामने रखें, हाइलाइटर्स आपके पास होने चाहिए। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे तो लॉजिकली ज्यादा समझ आएगा। मैंने अभी भी बताया मार्केट का मतलब होता है, मार्केट मींस we are talking of financial market, we are more talking of stock market, we are talking of the market in which I can sell or buy financial instruments। अब वो एफिशिएंट कितनी है, एफिशिएंसी हमें पता चलेगी कि वो इंफॉर्मेशन जैसे आती है क्या उसके बाद ही एकदम रिएक्ट करती है। जैसे मैं अज्यूम करता हूं कि एक रामलाल है और एक श्यामलाल है, दो दोस्त है ना, रामलाल और श्यामलाल। अब रामलाल कुछ कहता है श्यामलाल को तो श्यामलाल एकदम रिएक्ट करता है, और मोहनलाल कुछ दिनों के बाद रिएक्ट करता है। तो मैं कहूंगा जो जो फर्स्ट रिएक्ट कर रहा है श्यामलाल, रामलाल, दिस पर्सन इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। अगर वाई एकदम रिएक्ट कर रहा है तो मैं कहता हूं ही इज अ शॉर्ट टेम्पर्ड, वो जल्दी इंफॉर्मेशन लेता है और आगे बोलता है। बट जेड इंफॉर्मेशन लेता है कुछ दिनों के बाद बोलता है, तो मैं कहूंगा जेड इज इनएफिशिएंट एंड एक्स एंड वाई इज एफिशिएंट। अभी हम देखेंगे। मैं जस्ट ये एग्जांपल से आपको ये बताना चाहता हूं कि व्हाट आई वांट टू से यू अबाउट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कि एक मार्केट में एक हवा आई, एक इंफॉर्मेशन आई दैट टाटा मोटर्स विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू वेंचर, एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट, वेदर द मार्केट reacted very quickly or not। if the market reacted very quickly तो हम कहेंगे market is very efficient। मैं कहता हूं एलन मस्क ने ट्विटर को बाय कर लिया और उसके सीईओ पराग अग्रवाल को उसी समय निकाल दिया। अब ये मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी ट्विटर के शेयर्स को, और इफ मार्केट एकदम इसको एब्जॉर्ब करती है, एलन मस्क ने ट्विटर को बाय कर लिया, ही हैज पेड द कंसिडरेशन और उसने ये स्टेप्स लिए एंड मार्केट अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगी, तो बेटे आई विल से मार्केट इज एफिशिएंट। रशिया वर्सेस यूक्रेन, मैं कहता हूं जी रशिया वर्सेस यूक्रेन का वॉर आज खत्म हुआ, 2 साल हो गए, बट जैसे ही रशिया वर्सेस यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, हाउ मार्केट हैज रिएक्टेड, वेदर मार्केट हैज रिएक्टेड और नॉट। तो क्या उस इंफॉर्मेशन का असर उस मार्केट में उसी समय होता है या कुछ समय के बाद होता है। जैसे कोविड का भगवान ना करे किसी को वायरस आ जाए तो धीरे धीरे इफेक्ट आता है, डेंगू का मच्छर धीरे धीरे आता है उसका इफेक्ट। सिमिलरली मैं ये कहता हूं कि आज हम इस बात को देखेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन से उस मार्केट में मार्केट क्या शॉर्ट टेम्पर्ड है या नहीं है। आइए देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। ओपनिंग क्वेश्चन, माय क्वेश्चन नंबर 1, मैं ये कहता हूं दैट दिस, हम हमने लास्ट 5 लेक्चर्स में सीखा दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेट। So whether that is accurate, whether the market is behaving for that, is this value is reliable। बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, मैंने एसेट्स की वैल्यू निकाली, अर्निंग यील्ड कैलकुलेट किया, कैश फ्लो कैलकुलेट किया, वैल्यू ऑफ डेट कैलकुलेट किया, वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कैलकुलेट किया, तो क्या वो वैल्यू रिलायबल है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है एफिशिएंसी ऑफ मार्केट पे। और हाउ एफिशिएंट इज द स्टॉक मार्केट एट वैल्यूइंग द मार्केट द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है सर। An efficient market is one in which security price fully reflect all available information। तो एक बात हमें समझ आ गई कि पाव भाजी हम खाते हैं तो हम कहते हैं जी अच्छी पाव भाजी वो है जिसका टेस्ट अच्छा है, जिसकी भाजी अच्छी है, जिसके में मक्खन है, जिसमें चटनी है, जिसमें प्याज है, जिसमें ये है। It means that is a good pav bhaji। So similarly I can say that this market is efficient market if that market quickly reacts। In an efficient market, new information is rapidly and rationally, सबको मिलती है, जल्दी मिलती है, incorporated into share prices। एलन मस्क ने जैसे ही बाय किया, अचानक उसी समय मार्केट में इफेक्ट आ गया, ट्विटर का शेयर प्राइस में चेंज आ गया, तो मैं कहूंगा दैट मार्केट इज एफिशिएंट मार्केट। ठीक है सर। अब हम आगे आ रहे हैं। अगर मार्केट एफिशिएंट है तो उसके कुछ पॉजिटिव्स होने चाहिए, बिकॉज आई कैन रिलाई ऑन दैट, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। ऐसा ना हो ना कि मैं कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, मार्केट इनएफिशिएंट है तो उसका वैल्यूएशन कुछ अलग आ रहा है, तो देयर विल बी नो ट्रस्ट फैक्टर इन दैट। तो अगर मार्केट एफिशिएंट है तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो पहला बेनिफिट है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, दूसरा बेनिफिट है मोटिवेशन एंड कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स। बेटे सबसे पहली बात, अगर आप 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को देखें जो मैंने लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस किया था आपके सामने, इतिहास गवाह इस बात का कि पिछले 100 सालों में कई बार मार्केट में
स्कैम्स हुए, प्रॉब्लम्स आई, डाउनफॉल आए, अप हुआ, अल्टीमेटली इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस या तो ब्रेकअप हो जाता है या बूस्टअप हो जाता है। बट अगर आप मार्केट एफिशिएंट है, आप लॉजिकली बताइए, मैं ये कहता हूं कि आपने एक लेक्चर्स बाय किए और आपको लगता है कि मार्केट में यही रेट चल रहा है, तब तो आपको मन में शांति रहेगी। क्या पता आपने ज्यादा पे कर दी हो और रेट कम है, तो आपके मन में एक दुख सा रहेगा। Similarly, if I talk about stock market in the New York Stock Exchange, in the London Stock Exchange, if you see that prices which are there in the London Stock Exchange or in the New York Stock Exchange, they are very much reflected by the information, and all the information is directly impacting the prices of that exchange. It means I will say that market is efficient, and as an investor, I will more rely on that. I will have more confidence in that. I will have more trust in that, and ultimately I will try to invest more. और कंपनी, पब्लिक, इकोनॉमी ग्रो करेगी बेटे, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा अगर मार्केट एफिशिएंट है। सेकंड पॉइंट, बेटा मार्केट अगर एफिशिएंट है तो हमें ये भी समझ आ रहा है कि इसके जो डायरेक्टर्स है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, वुमेन डायरेक्टर्स हैं, ये सारी कमेटीज हैं, ऑडिट कमेटी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इंटरनल कंट्रोल है, ऑल आर डूइंग गुड। क्योंकि अगर नहीं होता तो फिर एफिशिएंट नहीं होती। इट मींस बिकॉज एफिशिएंसी हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कंडक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, विद द कंट्रोल। जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कंट्रोल कर रहा है। तो बेटे यहां लिखा है मोटिवेशन एंड द कंट्रोल, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टर इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ टू मैक्सिमाइज द शेयर प्राइस। In implementing the positive net present value, directors can be assured that the decision once communicated to the market will result in an increased share price, because एक कंपनी है टाटा ग्रुप, अगर हम टाटा ग्रुप को कंपेयर करें रिलायंस अंबानी ग्रुप से, तो आपको ज्यादा ट्रस्ट टाटा ग्रुप में एज कंपेयर टू अंबानी ग्रुप। इट मीन्स बिकॉज यू नो कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं, रतन टाटा जी जो कहते हैं वो करते हैं, दे फॉलो मोर एथिक्स, and the directors are highly ethical and they are motivated towards that. So you will be more, you will find, you as an investor you will be more safe as compared to अंबानीज। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। तो दो बेनिफिट्स हैं। अब हम आ रहे हैं कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। हमने जो सोचा, हाइपोथेसिस का मतलब है हम एक बात सोचते हैं कि भाई मार्केट में ये तरह के हो सकते हैं, प्रैक्टिकली हमें नहीं पता, बट हम एक अज्यूम कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट का गेम हमने अज्यूम किया कि भाई इस तरह की पिच होगी, इस तरह का बॉल होगा, इस तरह का बैट होगा, ये चौका छिक्का होगा, इतने प्लेयर्स होंगे, धीरे धीरे हमने उसको इवॉल्व किया। सिमिलरली हमने जो लास्ट लेक्चर नंबर 6 में सीखा कि बेटे 3 तरह की फॉर्म्स होती हैं जो हमें समझनी है। वीक फॉर्म, वीक फॉर्म के अपने फीचर्स हैं। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग के अपने फीचर्स हैं। स्ट्रॉन्ग फॉर्म, उसके अपने फीचर्स हैं। तो हमें देखना है कि भाई स्ट्रॉन्ग फॉर्म के क्या फीचर्स हैं, सेमी स्ट्रॉन्ग के क्या फीचर्स हैं, वीक फॉर्म के क्या फीचर्स हैं। तो एज पर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज। या तो बड़े एफिशिएंट हो गए, क्रिश जैसे, है ना, स्पाइडरमैन जैसे, चाचा चौधरी जैसे, ही मैन जैसे, फटाफट सारे काम कर डालोगे। और आप बड़े निकम्मे हो गए, ढीले हो गए, करते नहीं हो गए, है ना। थर्ड, बीच के, जनरली मैक्सिमम जो है ना सेमी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, हम उसको देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज में हम आ रहे हैं वीक फॉर्म। अब बेटे आपको एग्जामिनेशन के लिए मैं जो कह रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुने, लास्ट लेक्चर नंबर 6 और अभी का लेक्चर अगर आप देखें और उसको कोरिलेट करें, तो आपको मैक्सिमम बातें समझ आ जाएंगी कि वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या होती है। बेटा उसके क्या कुछ फीचर्स होते होंगे, हम उन फीचर्स को देख लेंगे। हम कहेंगे अगर ये फीचर्स हैं तो भैया वीक फॉर्म है, और अगर ये फीचर्स हैं तो ये भटूरा है, हम ये फीचर्स हैं तो ये मसाला डोसा है। आपकी आंखें बंद कर दें और आपको पहले पाव भाजी खिलाई। आपको टेस्ट से बताना है कि वेदर इट इज पाव भाजी, वेदर इट इज छोले भटूरे, वेदर इट इज मसाला डोसा। यू कैन, बिकॉज यू नो, योर फीलिंग्स नो दैट हाउ मच इज व्हाट इज द टेस्ट ऑफ दैट। सिमिलरली इफ दीज आर द फीचर्स, आई विल से दिस मार्केट इज वीक। If these are the features which are present, I will say this market is semi strong. Because आप एक फाइनेंस के डॉक्टर हैं, जैसे एक नॉर्मल डॉक्टर है, वो बताता है कि भाई इसको कोविड है नहीं है, इसको ये बीमारी है नहीं है, क्योंकि उसको फीचर्स पता है। आप एज ए फाइनेंस मैनेजर कम एसीसी, यू नो दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ वीक फॉर्म, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉर्म, देन यू कैन इजीली से दिस इज द मार्केट एग्जिस्ट। तो आइए हम देखते हैं इंफॉर्मेशन में, वीक फॉर्म में। In a weak form, share prices reflect information about all past price movements. जो भूतकाल में हो गया, जो भूतकाल में प्रॉफिट था, जो ईपीएस था, जो एनुअल स्टेटमेंट्स थी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, उनसे प्राइस प्रभावित होता है, आजकल की इंफॉर्मेशन से प्रभावित नहीं होता। ऐसी
फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी को बोलते हैं वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है सर, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। शेयर प्राइस फॉलो अ रैंडम वॉक। बेटे आपने कभी किसी को देखा है, एक व्यक्ति है जो रैंडम वॉक थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, एक व्यक्ति रात के अंधेरे में विस्की की बोतल लेकर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, वो रास्ता भूल गया और ऊपर से बारिश आनी स्टार्ट हो गई, अंधेरी रात थी बेटे, अचानक लाइट चली गई, वो बोतल उसके हाथ में है और सबको कह रहा है मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी यहाँ चला जाता है, कभी लेट जाता है, कभी फिर ऊपर खंबे में चढ़ जाता है। यू कैन नॉट डिपिक्ट कि वो ड्रंकन मैन किस तरह से चलेगा, बिकॉज हिज वॉक विल बी लाइक अ रैंडम वॉक। मतलब आप मस्ती में कभी कहां चलेगा पता ही नहीं, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या कहेगा या कैसा उसका नेक्स्ट स्टेप होगा। तो बेटे एज पर रैंडम वॉक थ्योरी जिन्होंने निकाली उसका नाम हम देख लेंगे, बट रैंडम वॉक का कंसेप्ट ये है कि शेयर प्राइस मूवमेंट्स आर लाइक रैंडम वॉक। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द नेक्स्ट स्टेप ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट स्टेप। इसका मतलब पास्ट ईयर रिजल्ट्स के बेसिस पे आप नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं निकाल सकते। ये कहना है किसका? रैंडम वॉक थ्योरी का। इसका मतलब हम यहां पर एक बार सीखेंगे रैंडम वॉक। द स्टॉक मार्केट इज वीक फ्रॉम एफिशिएंट एंड फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द पास्ट प्राइस मूवमेंट्स। ठीक है सर। और रैंडम वॉक किसने निकाली? जो मैंने बताया आपको 1953 में कैंडल एक व्यक्ति था जो खुद तो मर गया, आज हमें पढ़नी पड़ रही है इसकी थ्योरी को। और उसने ये कहा था कि जो जिस तरह से एक ड्रंकन मैन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है, बिल्कुल वैसी शेयर प्राइस मूवमेंट्स बुल बियर चलती हैं, एंड दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम प्रिडिक्ट कर सकें। ठीक है जी, तो इसको आप हम कहते हैं वीक फॉर्म। आई थिंक वीक फॉर्म हमको समझ आ गया, लेक्चर 6 में भी सीखा, लेक्चर 7 में भी आज हम कर रहे हैं। सेमी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन को के लिए देखें, इन अ सेमी स्ट्रॉन्ग द शेयर प्राइस इनकॉर्पोरेट्स ऑल पास्ट एंड ऑल पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन। मतलब भूतकाल की इंफॉर्मेशन भी और पब्लिकली जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, मतलब जो उन्होंने पब्लिक कर दी है, नॉन पब्लिक नहीं। ऐसे बड़ी सारी डिस्कशंस होती हैं डायरेक्टर्स की मीटिंग में कि डिविडेंड दे या नहीं दे, अभी डिस्कशन हो रहा है, दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड इट। अच्छा डिक्लेयर हो जाएगा तो वो पब्लिकली हो गया, अभी डिक्लेयर नहीं किया, अभी थॉट प्रोसेस में है, तो दैट इज नॉट पब्लिक। तो यहां पे लिखा ऑल पब्लिक, दैट इज इज ऑल्सो the semi strong is also this and public information includes past information। ठीक है सर। कंक्लूजन में आ जाते हैं। कंक्लूजन में लिखा हुआ है स्टॉक मार्केट इज सेमी स्ट्रॉन्ग एंड टू फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या है कि एक लड़की एसीसी पास है और उसकी मैरिज के लिए उसके मम्मी पापा देख रहे हैं एक लड़के को, वो भी एसीसी क्लियर है। तो मम्मी पापा क्या देखेंगे? पहली बात कि ये पढ़ा लिखा कितना है, कहाँ पे जॉब करता है, इसका घर कहाँ है, इसका मेंटल स्टेटस कैसा है, इसके दोस्त कैसे हैं, इसके पेरेंट्स कैसे हैं, इसका ये कैसा है। इट मींस वो ये चेक करना चाहते हैं कि फंडामेंटली क्या ये कैंडिडेट स्ट्रांग है या नहीं। बट कई बार ऐसा भी होता है कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होता है कुछ, बट उसका अभी सैलरी नहीं है इतनी। भाई एसीसी कर लिया, बिग अभी अभी उसका इंटर्नशिप चल रहा है, मेंबरशिप नंबर मिलने वाला, तो अभी उसको सैलरी नहीं है इतना, है ना। तो हम ये कहेंगे फंडामेंटली तो स्ट्रांग है क्योंकि आगे उसका फ्यूचर तो बड़ा स्ट्रांग है, बट अभी उसको कम पैसे मिल रहे हैं, स्टाइफंड कम मिल रहा है, ही विल बी गेटिंग मोर इन फ्यूचर। तो मैं कहूंगा फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली वीक है। हमें वो सिक्योरिटी, वी हैव टू परचेज दैट सिक्योरिटी विच इज फंडामेंटली स्ट्रांग एंड टेक्निकली स्ट्रांग। बट 99% ऐसी सिक्योरिटीज मिलती नहीं है कि आपके सितारे भी बुलंदियों पे और आप हो भी अच्छे, मेहनती भी हो। ये कई बार नहीं होता, बट आई विल नॉट से दैट दिस डज नॉट हैपन। यू गेटिंग अ पॉइंट? तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बातें कर रहा था। एग्जामिनिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन विल नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू कंसिस्टेंटली बीट द मार्केट। मतलब खाली ये कहता है कि फंडामेंटल अच्छा होगा तो सब ठीक होगा, नहीं भाई साहब। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीजें रिलेट करती हैं मार्केट की मूवमेंट्स को रिलेट करने के लिए। सिंस पब्लिक इंफॉर्मेशन आल्सो इंक्लूड्स दिस, तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म आप देख लेना इसी तरह से। बेटे आज का ये जो लेक्चर है ना, मैं एक्चुअली में रिपीट कर रहा हूँ। लेक्चर 6 में जो मैंने आपको जो भी बताया वो सब कुछ रिपीटिशन आज मैंने बताया, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नई चीज बता रहा हूँ। मैंने तो लास्ट लेक्चर में आपको टेबल भी बनाया कि वीक फॉर्म के फीचर्स लिखो, सेमी स्ट्रॉन्ग के लिखो, स्ट्रॉन्ग के लिखो, टेक्निकल एनालिसिस लिखो, फंडामेंटल एनालिसिस लिखो, इनसाइडर ट्रेडिंग लिखो, ये लिखो, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। मैं आज इस लेक्चर के थ्रू आपको ये बताना चाहता हूं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिहेवियर फाइनेंस।
और मैं एक छोटा सा लेक्चर 10-15 मिनट का क्लिप भी ऐड करूंगा अपने इस लेक्चर में, सो दैट यू कैन गेट मोर आइडियाज एट व्हाट आई मीन बाय बिहेवियर। इट मींस एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर। मैं ये कहता हूं जी, 50 लोग 10 लोगों को बिठा दो और 10 लोगों को रोना स्टार्ट कर दे। अगर ये रोना स्टार्ट कर दे, मान लेते हैं ऐसे रो रहे हैं, और एक नया व्यक्ति आएगा इस बस में और सब 10 रो रहे हैं, तो भाई साहब ये भी रोना शुरू कर देगा। और अगर ये 10 के 10 हंस रहे हैं और ये आया, ये भी हंसना शुरू कर देगा। क्योंकि जो फीलिंग्स होती है, वाइब्रेशंस मैटर करती हैं। आपका बिहेवियर, आपका रिस्पॉन्स बाकी लोगों से मैटर करेगा, उससे डायरेक्टली रिलेट करता है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि ठीक है, मार्केट एफिशिएंसी की हमने बातें की, हमने ठीक है वीक फॉर्म बात की, सेमी स्ट्रांग की बातें की, स्ट्रांग की बातें की, बट व्हेन आई से बिहेवियर, इट मींस योर बिहेवियर, योर एक्शंस, योर थॉट्स विल बी अफेक्टेड बाय ग्रुप एक्शंस, जो झुंड में सब कर रहे होंगे। जैसे एक होती है ना भेड़ चाल, भेड़, एक भेड़ को आगे ले जाओ, बाकी सारी भेड़ें उसके पीछे 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 चलती जाएंगी, वो सोचेंगे नहीं वो कहां जा रहे हैं, बस वो जा रही है तो हम भी जा रहे हैं। उसको बोलते हैं बेटे बिहेवियर फाइनेंस। कई बार मार्केट में एक्सेप्शंस हो जाती हैं, भले इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, भले इट इज स्ट्रॉन्ग मार्केट, बट स्टिल we see that due to behavior finance, those markets are not reacting as per the features because of behavior finance. तो behavior finance में आज हमने सीखना है हर्डिंग क्या है, स्टॉक मार्केट बबल क्या है, नॉइज ट्रेडर्स क्या है, लॉस अवर्जन क्या है, मोमेंटम इफेक्ट क्या है। बेटे 5-6 चीजें सीखनी है और चैप्टर क्लोज। 5-6 चीजें सीखनी है। क्या काम है यार, अभी 10 मिनट है। बेटे हमने बिहेवियर फाइनेंस की बातें करनी है, और इसमें मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिहेवियर फाइनेंस। तो आइए सर जल्दी से हम एक एक पार्ट को देख लें, दैट व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच आर देयर इन बिहेवियर फाइनेंस। एटलीस्ट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स, सो दैट वो आप एमसीक्यू में उनको आंसर कर पाए। तो पहला है हर्डिंग। This is when the investors choose to buy or sell particular shares because many other investors have already done so. क्योंकि बहुत सारों ने खरीद लिया, बेच दिया टाटा को, या बहुत सारों ने खरीद लिया इन्फोसिस को, तो आप भी वो करना शुरू कर देंगे। इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है जी। दिस मे स्टेम फ्रॉम डिजायर टू कन्फर्म और बिकॉज दे लैक द कॉन्फिडेंस टू मेक देयर ओन जजमेंट्स। ठीक है, हर्डिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। सेकंड है स्टॉक मार्केट बबल। अब स्टॉक मार्केट बबल में क्या होता है कि जब बबल का वैसे मीनिंग क्या है, जो जो बुलबुला होता है वो फट जाता है कभी भी, है ना। सो व्हेन आई से स्टॉक मार्केट बबल, कई बार क्या होता है ड्यू टू सो मेनी व्यूज, मार्केट ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, एक पॉइंट के बाद मार्केट बर्स्ट कर जाती है और डाउन में आ जाती है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट बबल। तो आइए हम देखें, व्हेन अ हर्ड इंस्टिंक्ट हैज लेड टू अ सिस्टम। हर्ड में क्या है, सब खरीद रहे हैं तो आप भी खरीद रहे हो, सब बेच रहे हैं तो आप भी बेच रहे हो। अल्टीमेटली क्या होगा, जब सभी एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो वो वहां पर बर्स्टिंग होगी, बबल बर्स्ट कर जाएगा। राइज इन द दिस इट विल बिकॉज डिमांड इंक्रीजेस। जब सब खरीदेंगे तो शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और उसके बाद फिर इफेक्ट आएगा। दिस डज नॉट अप्लाई टू शेयर्स, हाउस प्राइसेस इन द यूएस, दिस। तो आप देख सकते हैं नॉइज ट्रेडर्स, स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स हु डू नॉट बेस देयर डिसीजंस ऑन प्रोफेशनल एनालिसिस, हु मेक पुअरली टाइम डिसीजंस एंड फॉलो ट्रेंड्स। मतलब जो नॉइज ट्रेडर्स कौन होते हैं, स्टॉक मार्केट हु डू नॉट हैव देयर डिसीजंस ऑन द प्रोफेशनल एनालिसिस। उनकी अपनी नहीं है, जहां पे रुख चल रहा है, हवा का जहां रुख है वो वहीं पे चल पड़ेंगे, उसको बोलते हैं बेटा नॉइज ट्रेडर्स, जिनका अपना वजूद नहीं है। तो ये कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, सो दैट यू कैन आंसर, यू नो। लॉस अवर्जन, when investors avoid investments, they have the risk of making losses, even though long term analysis would suggest a significant capital gain. मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि एक शेयर को अभी लेंगे तो लॉस होगा, है ना, ये बात प्रिडिक्टेड है, बट अगर आप लंबे समय तक रखेंगे तो आपको ह्यूज बेनिफिट्स होंगे। बट जनरली क्या है, ह्यूमन बीइंग एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट को ज्यादा एम्फेसिस देता है, तो कहता है अभी तो लॉस हो रहा है ना, तो लॉस अवर्जन के चक्कर में वो शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करता। तो दिस इज बिहेवियर फाइनेंस। मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या क्या अलग अलग बिहेवियर हो सकते हैं ड्यू टू विच यू नो इन्वेस्टर्स रिएक्ट एंड मार्केट ऑल्सो बिहेव लाइक दैट। ठीक है जी।
मोमेंटम इफेक्ट सारे एक जैसे लेंगे। मैंने वैसे एक वीडियो छोटा सा अटैच कर रहा हूं सो दैट यू कैन बेटर गेट एन मोर आइडिया दैट व्हाट आई वांट टू से अबाउट बिहेवियर फाइनेंस। ठीक है सर। बाकी बेटे ये तो लेक्चर नंबर 6 में बता ही दिया था। वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रांग फॉर्म के डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, बिकॉज आपको जो एमसीक्यूज अटेंड करने हैं वो ये वाले होंगे। आप इजीली कर सकते हैं, 4-5 एमसीक्यूज रह गए, लंबे लंबे एमसीक्यूज तो मैंने बता ही दिए बेटे, सारे करा दिए है ना, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कर लेंगे, आराम से हो जाएंगे, कुछ घबराना नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं एक वीडियो तो और छोटा सा अटैच कर रहा हूं सो दैट यू कैन गेट मोर आइडिया अबाउट बिहेवियर फाइनेंस, और फिर हम मिलते हैं। मेरी आप सबको शुभकामनाएं, भगवान करे कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव करें और लाइफ में आगे बढ़ें। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। वी विल बी डिस्कसिंग 3 points that whether investors behave rationally, whether you have seen a rational investor anywhere in the world. No. We are always talking of rational. Rational investor will do this, rational will do this, rational will do this. But can you tell me where is a rational investor? So first point is whether investor will behave rationally. To my mind, investor will not behave rationally, and I have not seen any investor who is rational. It means if he is irrational, then second is how investor behavior. It means it is something more than the traditional concepts. It is more than the rules, the policies. His behavior is more important. So second is how investor behavior affects financial markets. So first is whether investor behave rationally. So this is a question to ourselves, that whether the investor will behave rationally or not. Second question is how investors will behave, how investors' behavior can affect the market. It means if everyone is buying and you also started buying, if everyone is selling, you also start selling. Now it means your behavior is not being governed by the rules, by the traditional concepts, rather it is governed by the behavior of others. So that's something that is named as behavior finance, and it will help us to understand market anomalies. So we are doing behavior finance. The first point is behavior finance examines. Behavior finance examines. Behavior finance examines whether investors behave rationally, how investor behavior affect financial market, and how cognitive biases may result in anomalies. It means what he is thinking deep inside. That is more important, because that will affect his behavior. What he is thinking deep inside, that what is his thinking pattern. That thinking pattern will more affect the market, the behavior. So we'll be discussing with these 3 major points, and in discussing these 3 major points, I want to tell you that we have divided 3 bases. Just write on point number 2. Cognitive biases means what an investor is thinking. It means what an investor is thinking deep inside. It means what is his thinking pattern. It is more important, because his portfolio, his decisions will be more affected by his deep thinking. Third point, following are the observed. Now these are the three behaviors which we have observed, which is considered as irrational. So it is again testable area. We will be aware of these three behaviors. Herding, HEARDING, or it can also be named as information cascades. Information cascades, we will discuss what is the meaning of information cascades, and investors overconfidence, and loss aversion. So we'll be discussing with utility score and all that. So there are 3 types of behaviors of an investor. First is herding, HEARDING, herding, that is information cascades. Second is investor overconfidence, and third is loss aversion. Now, firstly, I want to start with what is herding. Now, supposingly you are sitting in a group, and a group is behaving in a pattern. Group is
group is doing something, even if you are stick to your own rules, still because you are in that group, the behavior of that group will affect you, and you will also start doing the same things as that group is doing. So this type of your behavior, irrational behavior, which you are doing because those people are doing, that type of behavior is named as herding. Herding. So I will be giving you example for that. Just write down first point. What is the meaning of herding? HEARDING. It means when you are sitting in a group. So supposedly you are here and some people are here and they are buying something, and they are buying something or they are selling something. Even if they are buying or they are selling, but you are not of the convinced that you should buy. But after some time period, you also start buying or you also start selling as per the same that group is doing. That is named as herding. So herding, it means when you are sitting in a group, then you will tend to do what everyone in the market is doing, what everyone in the market is doing, what all other people are doing. And if you start doing it, that is named as herding. So I remember example in 2008, financial crisis. At that time, I was working as a, under sub broker office, and because of that crisis, all the people, first day, second day, third day, all the people start selling their stocks. But as per the rules, if there is a panic in the market, we should have patience and we should not do anything. So in first day I didn't do anything, second day I didn't do anything, but in the third day I also lose my patience because those people are selling. So I also started selling and booking my losses. So what it means, I have not followed a rational behavior. I have not followed any rules. I have seen them because they are doing like this, and I my actions are also as per their behavior. So this type of behavior is named as herding. HEARDING. Hope you're writing down. Sir, we are doing behavior finance, and we will be watching that how this behavior finance will supplement market anomalies. It means whether a really an investor is rational or he is irrational. To my mind, I have not seen any rational behavior, any rational investor. It means if a person is not rational, then whether his irrational behavior can affect the market, or whether what he's thinking deep inside, cognitive biases, whether that will help in market anomalies. Yes. So we are discussing the first part, first behavior, first irrational behavior. We will be discussing three behaviors. First is herding, second is loss aversion, and third is overconfidence. So I have discussed herding. Herding is same as information cascade. We will see to it. So how to get rid of herding? Because whenever you see Z News, CNBC Awards, or any business channel, because those people are doing it, so you also start doing it. And if you want to get rid of this herding, don't see those channels. So this is my advice to you. Second type of behavior is named as loss aversion. We all investors are loss averse. We don't want to take any loss. We are more happy in profit, and we are more unhappy in case of losses. With the same amount of profit, I will be happy up to this utility, and with the same amount of loss I will be more unhappy. So that I will be telling you what is the meaning of loss over here. Please write on fifth point. It means investors will have inherent tendency. It means investors will have inherent tendency to avoid losses. It means investors will have inherent tendency to avoid losses. They want to avoid the losses. All investors. So now supposedly, I just want to give you an example that supposedly Mr. X likes ice cream. If I give him ice cream, vanilla ice cream, he will be happy. He will feel happy. And let that happiness be quantified as utility of 50 units. Now Mr. X does not like a chocolate, but chocolate is more costlier than ice cream, and I give him a chocolate, so he will not be so much happy, and I will give him a utility of 30 units. Earlier, in case of ice cream, because he likes ice cream, the utility is 50.
and because he does not like chocolate, so the utility is 30. Now supposingly, now if I use the same concept in his portfolio, that supposingly his portfolio is of $10,000 and it has increased to $13,000, he will be happy, he will feel happy. Yes, he will feel happy, he will feel happy. But if I assume that instead of $10,000, instead of increase, it has been decreased to 8,000, $8,000. Now, in this case, if we see the happiness here and if we see the unhappiness here, the unhappiness part will be more in utility, more in units as compared to happy utility units. You are getting a point? So this is named as loss aversion. Every person in this world is loss averse. So this is a second type of irrational behavior which generally supplement market anomalies. So please write down loss aversion. It means investors will have inherent tendency to avoid losses. Suppose an investor has current portfolio of 1 lakh and it increases to 1,50,000. That portfolio has been increased to 1,50,000. Then investor will be happy about this utility score and increase in value of portfolio by 50,000. But suppose instead of increasing there is a decrease in the value. Suppose instead of increasing there is a decrease in the value of portfolio to 80,000, then he will feel unhappy. But his level of unhappiness will be more than the level of happiness. It means his utility will decrease more as compared to the increase in utility when there is a profit. So this type of behavior is named as loss aversion. So the last point, last type of behavior which we want to tell you is, I want to tell you is overconfidence. Now supposingly Mr. X has invested first time in the market and due to his luck factor or due to any other factor he has earned a profit. And in the second year also he has earned the profit. Now he will be overconfident that he is aware of what to do, when to purchase, what to purchase, how to purchase, and he will start giving the consultancy to all different other persons who are entering in the market. So now this type of behavior of this Mr. X is named as overconfidence because he is acting as if that he knows everything. So it means when a client overestimate his ability. Now, there are 2 points in which he can overestimate his ability. Investor will overestimate the return or investor will underestimate the risk. Either he will underestimate the risk or he will overestimate the return. These two types of capabilities, these two types of behaviors, these two types of actions is quantified under overconfidence. So just write down, it means when a client overestimates his ability. Now when he will be overestimating his ability? Because in the first 2 or 3 years, he has earned huge profit. He has earned huge profit due to luck factor or due to any reason. Then he will feel over kind of confidence and hence either he will overestimate the return or he will underestimate the risk. So these 2 points are very important. And the last point is information cascade. Now information cascade is same as herding. When you are acting as if that group is acting, that is named as information cascade. Just write down, it is similar to herding. If everyone is selling, you are also decided to sell. It means if you are sitting here, if you are sitting here and when once you have purchased the shares, there is a huge volatility in the market, and this group is selling the shares, is selling the shares. Now it will this behavior this behavior of the group will affect you also, and you will also start selling it. So this type of behavior is named as information cascade or herding. So my dear friends, in today's lecture, I have discussed what is the meaning of personal behavior finance. And what is behavior finance? What is rationality? What is irrationality? How rational behavior is there? How irrationality is there? Now, what are the behaviors, in which we have seen that there is irrationality, that is in case of herding, in case of loss aversion, in case of overconfidence. So these are very testable areas and these are very practical areas. In CFA level number 3, we will be only discussing with behavior finance because traditional approach is just in theory.
Hope you have enjoyed the lecture. Be happy, be jolly, be cheerful. I just want to request you that before doing the practical problems, because from the next class I will be starting with practical problems. Have a look, and then attend that.